डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हुंकार में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सत्यमेव जयते, जी हां, सत्यमेव जयते। इन दो शब्दों में बटला हाउस एनकाउंटर के इर्द गिर्द बुने फेक और फर्जी नैरेटिव की आज हवा निकल गई है। कल साकेत कोर्ट ने 13 साल बाद ऐसा फैसला सुनाया कि सारे के सारे सर से लेकर पैर तक एक्सपोज हो गए। आप पहले फैसला सुनिए। जज साहब संदीप यादव, उन्होंने कल साकेत कोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरएस खान को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कत्ल का दोषी पाया। सजा 15 मार्च को सुनाई जाएगी और मेरी नजर बाकायदा इस फैसले पर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, ये सारी पार्टियां कल तक जिस बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक कहते थकती नहीं थी, उन सब की इस मसले पर सोच, उनके बयान, उनके फेक नैरेटिव का कल एनकाउंटर हो गया इस फैसले के बाद। मैं आज एकदम क्लियर हूं, एकदम क्लियर कि एनकाउंटर फेक नहीं था। राजनीतिक फायदे के लिए इन नेताओं की नीयत फेक थी। मेरे साथ रहिए और सुनते चले जाइए। मैं आज आपके सामने इन सारे नेताओं के 13 साल पहले उन बयानों को और इनफैक्ट उन 13 साल में कभी इधर कभी उधर के बयानों को एनकाउंटर को लेकर क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले आपके सामने कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, फरवरी 2012 को एनकाउंटर पे इनके विचार सुनिए आप। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी। बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा। सुनिए विचार। बंगाल में तब इनकी सरकार नहीं थी, किनकी, जो आज चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, चंडी पाठ कर रहे हैं। ममता बनर्जी गर्दन कटवाने को तैयार हो गई थी इस एनकाउंटर को फेक बताने के लिए। सुनिए। इंसिडेंट फेक काउंटर हुआ है, ये कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन नहीं है। ये बात सच है, फेक काउंटर हुआ है। अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। तो राजनीति नहीं करेंगे ममता जी। अब अपने झूठे बयानों पर इतराते हुए दिग्विजय सिंह को भी आप सुन लीजिए। आपने तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़। जी हाँ, मैंने उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, मैं आज भी अपने उस बयान पर कायम हूं। 13 साल तक झूठ परोसते रहे ये सारे नेता, क्या अब देश से माफी मांगेंगे? आज इसी पर हुंकार। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमने काम किया था, सच्चाई सामने आई है और कोर्ट ने हमने जो कहा और कोर्ट ने उसको माना। हम डिमांड कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? बीजेपी पार्टी हमें ये ज्ञान ना दे कि आतंकवाद कौन होते हैं। आज भी राजनीति नहीं करें। 13 साल पुराने एनकाउंटर पर दिल्ली की एक अदालत के फैसले के बाद सियासी एनकाउंटर शुरू हो गया है। दरअसल सोमवार को अदालत ने बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरएस खान को दोषी बताया था। अदालत के इस फैसले के बाद बीजेपी उन पार्टियों पर हमलावर है जिन्होंने बटला एनकाउंटर को फर्जी बताया था। देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गईं और दिल्ली के अंतर्गत एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें
पूरे पुलिस के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई। हम डिमांड कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? बीजेपी विपक्ष के जिन बयानों को लेकर माफी मांगने को कह रही है, वो एनकाउंटर के बाद ममता बनर्जी, सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह ने दिए थे। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। तो कहा था कि फर्जी मुठभेड़। जी हाँ, मैंने उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। उस वक्त आप कह रहे थे कि ये जी हाँ, उस पर भी मैं आज भी कायम हूँ, पीछे नहीं हटा। एक बात सच है, टैक्स काउंटर हुआ है। अगर टैक्स काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। उधर रविशंकर के आरोपों को ना तो कांग्रेस मानने के लिए तैयार है और ना ही तृणमूल कांग्रेस। किसी व्यक्तिगत रूप से अगर किसी की कोई चीज देख के कोई एहसास होते हैं तो वो अलग मामला होते हैं। हमारे पार्टी कभी कहा है कि हम आतंकवादियों को मदद करने के लिए खड़ा है? नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ इसके ऊपर विश्वास करो या न करो, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि गोगोई साहब कहते हैं कि कोई भी जस्टिस सिस्टम में, कोई भी न्यायालय में जजमेंट नहीं मिलता, सच नहीं पा गया था और न्याय नहीं मिलता। रविशंकर प्रसाद एक फेक न्यूज बांटने वाला है, ये फेक बात है। 12 साल 13 साल के बाद इसको उठाना मतलब बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, पुराने सब बातें उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से बटला एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है, ममता बनर्जी को घेर रही है, उससे साफ है कि बंगाल चुनाव में भी ये मुद्दा बन सकता है। और बंगाल चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि ममता बनर्जी तो कह रही थी ना कि राजनीति छोड़ देंगी, ये फेक एनकाउंटर है। इसीलिए आज ये सारे सवाल आप सबके सामने हैं। क्या अदालती फैसले से बटला एनकाउंटर पर विवाद अब खत्म हो जाएगा? क्या बटला एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले देश से माफी मांगेंगे? क्या बटला एनकाउंटर पर वोट के लिए भ्रम फैलाया गया था? और सवाल यह भी है कि क्या बंगाल में भी बटला एनकाउंटर चुनाव का मुद्दा बनेगा? इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम शुक्ला साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अभय दुबे साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सैयद असीम वकार प्रवक्ता हैं AIMIM के, संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय जी, माफी मांगेंगे आप सलमान खुर्शीद के लिए, दिग्विजय सिंह के लिए, उन बयानों के लिए जिसमें तस्वीरें देखकर आंसू फूट पड़े थे आपकी अध्यक्षा के? तो आवाज भारी रखती है और भाजपा के पक्ष में अपनी तकरीर रोज जारी रखती है। 30 जुलाई 2013 भूल गई जब पहला इस बाटला हाउस एनकाउंटर का परिणाम आया न्यायालय से। जानती हैं आप शहजाद अहमद एनकाउंटर का बीजेपी से क्या लेना देना है? मैं खाकी वर्दी की बात कर रही हूँ। मैं इस देश से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का नाम मिटाने की बात कर रही हूँ। इसमें बीजेपी कहां से आ गया अभय दुबे जी? नो, आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट। आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए, आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से, मुझे देश से मतलब है और मैं इंडियन मुजाहिदीन के उन आतंकियों से मतलब रखती हूँ, वो जिन आतंकियों के लिए आपकी अध्यक्षा के आंसू निकल रहे थे। पड़ेगा और देश को जानना चाहिए। मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप अपना नैरेटिव मेरे ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करेंगे अभय दुबे जी। नैरेटिव गलत नैरेटिव मत डिसाइड कीजिए। क्या मुझे ये बताइए, जज साहब ने नहीं कहा? अच्छा, क्या 10 साल बाद पहला ये आया निर्णय? 30 जुलाई 2013 को जो मुख्य आरोपी था उसको न्यायालय ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने इतने पुख्ता प्रमाण रखे हैं कि 30 जुलाई 2013 को शहजाद अहमद को उम्र की सजा सुनाई है, पूरी उम्र वो जेल में रहेगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बहुत प्रामाणिकता से कि हमने अपने शीर्षस्थ नेतृत्व को आतंकवाद में खोया है। हमसे बड़ा आतंकवाद को जानने वाला और कोई नहीं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, भारतीय जनता उसके लिए हाथ जोड़कर सर झुकाकर मैं आपका थैंक यू कर देती हूँ, ठीक है? कि आतंकवाद पर आपके शीर्ष नेतृत्व ने अपनी जान
सैक्रिफाइस की है, और ये बात मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। उस सैक्रिफाइस को हम दिल से सलाम करते हैं, लेकिन वो इंदिरा गांधी थी, वो राजीव गांधी थे, उनके बाद आप आइए ना। उसके बाद तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद आपके शीर्ष नेतृत्व ने क्या किया, बाटला हाउस एनकाउंटर, मुझे बताइए। उसके बाद आपके शीर्ष नेतृत्व ने क्या किया? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को आप इस वक्त हटा दीजिए। मुझे आप बताइए सोनिया गांधी की बात, मुझे आप बताइए प्रियंका गांधी की बात, मुझे बताइए राहुल गांधी की बात। तो पूरा सुनिए, मैं पूरा सुन रही हूँ। आप कह रहे हैं उम्र कैद की सजा हुई, तो क्यों दिग्विजय सिंह इसे फेक एनकाउंटर कह रहे थे? सर आप माफी मांगिए। पुलिस के संयुक्त आयुक्त करनाल सिंह 22 फरवरी 2009 वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पुलिस मुख्यालय में सार्वजनिक रूप से बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि देश के हित में तो फिर आपने सलमान खुर्शीद के उस बयान को दरकिनार क्यों नहीं किया? आपने सिरे से उसे खारिज क्यों नहीं किया? आपने सलमान खुर्शीद से माफी क्यों नहीं मंगवाई? आपने दिग्विजय सिंह को बार-बार क्यों प्राइज देते रहे? एक बात बताइए ना मुझे। आतंकियों के खिलाफ मैं कह रही हूँ बुरी बुरी प्रशंसा आप बंद कमरों में करेंगे और सलमान खुर्शीद की पीठ जग जाहिर करके थपथपाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर बैठकर किसी एक पार्टी का पक्ष ले रही हूँ। 845 रुपए हो गई ना, उस पर चर्चा नहीं करना प्रेम शुक्ला जी, मैं सुनिए, मुझे मत बताइए। पेट्रोल पर चर्चा करने वाली रूबिका लियाकत अभी यहाँ हुंकार के इस कार्यक्रम में बैठी है आपके सामने। रविशंकर मैंने किया है और फक्र से कह रही हूँ, आप मुझे इस पर ज्ञान नहीं देंगे। संगीत रागी जवाब देना चाह रहे हैं। मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, सोवेन चटर्जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, रूबिका जी, अभय जी जरा मैं बोल लूं। अभय जी प्लीज, अभय जी मैंने सुना आपको, थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए। उस पर चर्चा अभय जी प्लीज, संगीत रागी जी से पूछिए। ये तो गलत बात है अभय जी, आपने उत्तर दिया। एक सवाल अभय जी, ये तो गलत बात है अभय जी, मुझे उत्तर देने दीजिए जरा सा। सैफुल्लाह फारूक को जानते हो? सैफुल्लाह फारूक जम्मू कश्मीर में जानते हो सैफुल्लाह फारूक को कि नहीं जानते हो? उसने पंडितों का कत्लेआम किया, उसको आपने टिकट दिया वार्ड नंबर 33, दुर्दांत आतंकवादी देश का वार्ड नंबर 33 कश्मीर से उसको टिकट दिया आपने। आप उसको जानते हो कि नहीं जानते? जेनू शेख तो जानते हो? बांग्लादेश का घुसपैठ किया, मेरा ये समय खा रहे हैं, पर जवाब दे दो। आखिरी जवाब देंगे, उस पर भी जवाब। अभय जी रुक जाइए, अभय जी रुक जाइए। आज आपकी बौखलाहट दिख रही है। जज साहिब के कल के फैसले के बाद मुझे पता था इसी तरीके की बौखलाहट दिखेगी, क्योंकि आप कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे सर, दिक्कत है ना। अब रुक जाइए अभय जी, अब रुकिए। बाकी चार और मेहमान, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं हक का साथ देती हूँ, सच का साथ देती हूँ और फक्र के साथ देती हूँ। आधार पर ये कोई रविशंकर प्रसाद जी ने कोर्ट में ओके सर, अब सुन लीजिए रागी जी, अभय जी, जो कांग्रेस की सरकार ने प्रमाण दिए थे, उसका फैसला है रूबिका जी। मैं क्या करूं, अभी उन तस्वीरों का आपको हवाला दूं? क्या आप भी भावुक हो जाएंगे? वो बटला एनकाउंटर की तस्वीरें आपको भी दिखाऊं? तथ्यों को सत्य उन आतंकवादियों के मारे जाने की तस्वीर आपको भी दिखाऊं? तो फिर आप चुप हो जाएंगे? रुकिए, संगीत रागी, अभय जी नहीं, अब मैं नहीं सुनूंगी। अभय जी अब नहीं सुनूंगी। संगीत रागी। रूबिका जी, कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीमती सोनिया गांधी जी के वक्तव्य और सलमान खुर्शीद के वक्तव्य, इन तीनों के साथ दो निष्कर्ष बहुत साफ है। कांग्रेस गांधी जी के सर प्लीज जरा देखिए, ये गलत बात है। कोई वक्तव्य नहीं दिया उन्होंने, ये तरीका नहीं है। ठीक है, उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया, ये सभ्य तरीका नहीं है। ओके, मैं ठीक कर देती हूँ। आप रुक जाइए अभय जी, रागी जी। सब ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। मैं आपको उत्तर दे, मैंने आपको इतनी गंभीरता से सुना, आप भी मेरी थोड़ी सी गंभीरता से सुन लीजिए। देखिए, इससे दो चीजें बहुत साफ है। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व और गांधी परिवार राजनीति के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अपने सरकार को गांधी जी का सरकार उसका कह रहा था, उसका गृह मंत्री, प्लीज अब बेहूदगी मत कीजिए, अब आप बदतमीजी और असभ्यता मत कीजिए, ये बेहूदगी मत कीजिए। मैंने सुना है, बेहूदी बातें मत कीजिए, बेहूदी बातें मत कीजिए अभय जी। उस समय से हम आपकी बदतमीजी और असभ्यता बर्दाश्त कर रहे हैं।
आप बेहुदापन बंद करें, आप बंद करें, आप बेहुदापन। अभय जी, अभय दुबे, तुम अपना बेहुदापन बंद करो। प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आप अपना बेहुदापन बंद कीजिए। मैं एक सेकंड रागी साहब रुकिए ना, एक सेकंड। अभय जी, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट। सुन लीजिए, उसके बाद अपना एनकाउंटर। हाँ रागी जी, इनको बोलने की बीमारी हो गई है क्या? नहीं सर, अब अपनी बात। बाकी लोग पैनल पे मूर्ख बैठे हुए हैं, यही एक बैठे हुए हैं शरीफ आदमी। सैफुल्लाह पर जवाब दो। तुम चुप रहो, कम से कम तमीज नहीं है तो तमीज से बात करना सीखो। तमीज से बात करना सीखो। तुम अपनी सोनिया गांधी से पूछो, तुम अपनी सोनिया गांधी से पूछो कि सत्ता के लिए क्यों वो आतंकवादियों के साथ खड़ी है। तुम अपनी राहुल गांधी से पूछो कि देश के गद्दारों के साथ गांधी परिवार क्यों खड़ा होता है। तुम पूछो उनसे। अरे आप राजनीति, मुझे पता है कांग्रेस में प्रवक्ता नहीं होते हैं, कांग्रेस में चाटुकार होते हैं, कांग्रेस में चाटुकार होते हैं। अभय जी रुक जाइए प्लीज, मैं चाहती हूँ एक बार पूरा सबका वक्तव्य सुन लिया जाए और उसके बाद आप डिबेट कर सकते हैं। अभय जी, पूरी की पूरी जनता इस वक्त आपको देख रही है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि चूंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है तो आप सबको रोकेंगे टोकेंगे? अब रुकिए एक सेकंड, ओपनिंग रिमार्क सबका ले लूं सर, उसके बाद डिबेट। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, अभय दुबे जी की बौखलाहट बता रही है कि बाटला हाउस एनकाउंटर के मामले में जो आंसू बहाने की कथा सलमान खुर्शीद ने बयान की थी, उन आंसुओं को बहाने वाले आतंकवाद के पक्ष में अक्सर खड़े हो जाते हैं। ये एक बार फिर प्रमाणित हुआ है। अफजल गुरु, ये तो अभी इसको ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है, अभी नहीं। सुन लीजिए सरकार, सुन लीजिए, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, सीखने के अलावा कोई बांग्लादेश का नागरिक, बांग्लादेश जी, ये तो मैं कह रही हूँ आपको रीबटन का पूरा मौका दूंगी, पर आप रुक जाइए ना, एक बार सुन तो लीजिए, ओपनिंग रिमार्क तो सुन लीजिए सर। जो आरोपी हैं, ठीक है, मैं अरे भाई आप अपनी बात रखिएगा। आप 5 मिनट तक बोलते रहे सर, किसी ने बीच में नहीं रोका है, किसी ने नहीं टोका है। इतनी तो इज्जत बख्शेंगे ना सर, आप इतनी बख्शेंगे ना इज्जत। प्रेम शुक्ला जी, अभय जी, मैं फिर कह रही हूँ, मेरे शो में मैं आवाजें बंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप मेरे इस प्रेसिडेंट को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। अभय जी, रुबिका जी, अभिव्यक्ति स्वातंत्र का दमन। अभय जी प्लीज, अभिव्यक्ति स्वातंत्र का दमन। ठीक है, मुझे पता है। नहीं, ये डिस्ट्रप्शन मुझे पसंद नहीं है सर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डिस्ट्रप्शन। अभय जी, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात, और मैं आपको स्क्रीन पर भी तब तक नहीं लाऊंगी जब तक आप वादा नहीं करते हैं कि आप पहले बाकियों को सुनेंगे और उसके बाद। अभय दुबे, सुनना होगा आपको और उसके बाद आप रिबटल कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड सर। कांग्रेस के प्रवक्ता से बचाने के लिए बात हो नहीं सकती है कि कोई एंकर ये कहे कि तुम्हें नहीं लाऊंगा। के संदर्भ में शर्म आनी चाहिए अभय दुबे। नैतिकता का पाठ। रुबिका जी, मैं क्या अपनी बात रख लूं? आप अपनी बात रखिए। नैतिकता का ही मैं पाठ पढ़ाऊंगा। आप जरा ये अगर बंद हो जाएगा, प्रेम शुक्ला जी, मैं बात रख पाऊंगा। देखिए, आतंकवाद पर निश्चित तौर पर कांग्रेस ने 2 अपने शीर्ष नेताओं को बलिदान करने के बाद भी जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस आतंकवादियों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, ट्रायल कोर्ट्स के निर्णय के बाद, सारे सबूतों और गवाहियों के बाद जिस तरह से कांग्रेस और उसके बगल बच्चे दल जिस तरह से आतंकवाद के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, यह मानवता के लिए खतरा है। यह सिर्फ एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए खतरा नहीं है। यह सोच ही कि हम वोट बैंक की राजनीति के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, एक परसेप्शन है कि वोट बैंक उसका है, उसके लिए आप आतंकवाद जैसे अपराध से समझौता कर लेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका कवच का काम करेंगे, यह अस्वीकार्य है। ठीक है, असीम वकार साहब। मैं देखिए बहुत इस वक्त शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। जिस तरह की बहस आतंकवाद पर आपके चैनल पर हुई नहीं होना चाहिए। ये देश का मामला है।
ये ना तो किसी मुजाहिदीन का मामला है और ना किसी सनातन संस्था का मामला है, ये हमारे देश का मामला है। इसमें चाहे मुस्लिम आतंकवादी पकड़ा जाए और चाहे संजय राउत जैसा हिंदू आतंकवादी पकड़ा जाए, आतंकवादी दोनों हैं। मैं किसी तरह से कोर्ट के किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करता, सर झुका के सारे फैसले अपने न्यायालय के मानता हूं, एक अच्छे नागरिक की तरह। लेकिन अभय दुबे जी से कहना चाहता हूं कि अभय दुबे जी, आपकी सरकारों में जितने भी मुसलमान पकड़े गए, चाहे वो गोधरा वाले हों चाहे बाकी और जगह के हो, कोई 20 साल बाद रिलीज किया कोर्ट से कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है, कोई 15 साल बाद रिहा हो रहा है, कोई 12 साल बाद रिहा हो रहा है, कोई 22 साल बाद रिहा हो रहा है, और सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे इस 20 साल का 22 साल का हर्जाना कौन देगा। मुझे अफसोस इस बात का है संगीत रागी साहब पर भी कि जितना खुश आप इस बात पर हो रहे हैं कि बटला हाउस के जो आतंकी थे, वो जो उनके संबंध थे उनको सजा हुई है, कुछ भी हुआ, कभी आपने जो मालेगांव ब्लास्ट था उस पर आपने कभी कोई चिंता जताई? अजमेर ब्लास्ट के जो लोग थे, कभी आपने उन पर कोई बहस की? रविशंकर प्रसाद जी ने कभी उन मुसलमान जो बेकसूर पकड़े गए थे और जो रिहा किए गए, कभी आपने उन पर बात की? कभी जो सनातन संस्था के और बाकी जो हिंदू उग्रवादी जो पकड़े गए और उसे सजाएं हुई, कभी आपने उस पर बहस की? ओके, तौसीफ साहब, मुझे ममता बनर्जी का वो बयान अच्छे से याद है और सुबह से 5-6 बार सुन चुकी हूँ, जिसमें वो कह रही थी कि फेक एनकाउंटर है, गर्दन कटवा दूंगी, फेक एनकाउंटर है, अगर ये फेक नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगी। छोड़ेंगी राजनीति ममता बनर्जी, या ये सब कर ही राजनीति के लिए रही थी वो? नहीं, देखिए, फेक एनकाउंटर जो है वो कानूनन जुर्म है, और कहीं पे भी अगर एनकाउंटर फेक होता है तो उसको लेकर के सवाल उठाया जाता है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड होती है, ये बहुत नॉर्मल सा बात है। लेकिन इस पे ये कह देना कि उन्होंने तो आतंकवाद का समर्थन कर दिया, ये गलत हो जाता है और ये हो जाता है राजनीति। अब देखिए, हाल में ही बंगाल में बीजेपी नेत्री पकड़ी गई कोकेन के साथ में, तो उन्होंने भी कह दिया भाई हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हमें स्टेट इंक्वायरी नहीं चाहिए। ये बहुत स्वाभाविक बात है। आपको याद होगा 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए और बेशक मिलनी चाहिए, ठीक है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं भाई वो तो फला पार्टी के साथ है इसीलिए वो तो सती सावित्री हो गई, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। जिसने गलत किया, जिसने देश के साथ गद्दारी की, जिसने इलीगल काम किया, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें इफ एंड बट क्या होता है? इसमें फिर अगर ये कहने लगे प्रेम शुक्ला कि नहीं नहीं वो उस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है, तब तो मैं उनको कटघरे में खड़ा करूंगी। ममता बनर्जी ने क्या कहा? फेक एनकाउंटर है। फेक एनकाउंटर तब होगा ना जब आप किसी इनोसेंट को एनकाउंटर में मार डालेंगे, है ना? ये होता है ना, परिभाषा क्या है फेक एनकाउंटर की? हाँ, और फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ये एक कानूनन गलत नहीं बात होना चाहिए। और नहीं, आप फेक एनकाउंटर की डिमांड होता है। डेफिनेशन क्या है तौसीफ साहब? यू टेल मी। फेक एनकाउंटर, देखिए, फेक एनकाउंटर कहीं पे अगर शक होता है तो उसको लेकर के अभी आप देखिए क्या हुआ। इंडियन मुजाहिदीन के इन आतंकवादियों को पुलिस अगर एनकाउंटर में मार गिराती है तो वो फेक एनकाउंटर हो जाता है। अगर कहीं पे डिमांड किसी ने किया, उस जमाने में यही डिमांड हुआ था कि ये फेक है या नहीं है, इसकी इंक्वायरी हो। फिर वो बीच का रास्ता लेती ना। उन्होंने तो कहा गर्दन कटवा दूंगी, ममता बनर्जी का बयान नहीं होता कि वो तौसीफ साहब को समर्थन कर रही है। विंडो में काटे रखिएगा। तौसीफ साहब सुनिए, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे, मुझे ये बताइए आप। ममता बनर्जी का बयान सुनिएगा तौसीफ साहब। काउंटर हुआ है, एक कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन है? एक बात सच है, फेक काउंटर हुआ है। अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। हाँ तौसीफ साहब, वो तो मान गई थी, उन्होंने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी थी। ऐसा लग रहा था ममता बनर्जी खुद वहां बटला हाउस में मौजूद थी जब ये एनकाउंटर हो रहा था। नहीं, देखिए, शी रीच्ड द कंक्लूजन, माफी मांगेंगी, राजनीति छोड़ेंगी ममता बनर्जी?
नहीं देखिए ऐसा, देखिए पहली बात ये कि ममता बनर्जी ने कभी ये आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जो आज उन पे इल्जाम लगाया जा रहा। दूसरी बात, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, डिमोनेटाइजेशन का दर्द उठाइए। 100 से ज्यादा लोग मारे गए डिमोनेटाइजेशन में, और आरबीआई कहता है कि 99.3% पैसा वापस आ गया। तो प्रधानमंत्री जी क्या वापस माफी मांगेंगे कि काला मनी, ब्लैक मनी लेकर नहीं आ सके? रूबिका जी लीजिए, अगर 99.7 मनी वापस आनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन थी ना। अगर 0.7 निकली, काला धन कहाँ आया? तो ब्लैक काला धन नहीं है वो। आपका काला मुंह बता रहा है, काला धन आने से आपका काला मुंह बता रहा है कि काला धन पकड़ा गया है, क्योंकि चुनाव में आप काले धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार जिस काले धन का सदुपयोग करके आप सत्ता हासिल करते थे, वो काला धन चुनाव से फेज आउट कर दिया गया। और आप समझिए, आतंकवाद और काले धन के संबंधों को तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग तस्करी करते हैं, तो काले धन वालों के साथ है। अदालतें जो है आतंकवादियों को दंड देने का ऐलान कर रही है, आया तो मुझे सजा देना। तो क्या प्रधानमंत्री जी सजा लेंगे? प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे? डिमोनेटाइजेशन की वजह से 100 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। सिद्ध कर दिया है कि ममता बनर्जी माफी नहीं मांगेंगी। डिमोनेटाइजेशन की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। माफी नहीं मांगी जाती। क्या प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे? अपराध की माफी मांगी जाती है, सफलता की माफी मूर्ख मांगा करते हैं। और सफलता इस तरह के जो 100% पैसा वापस आ गया। आप बोल रहे हैं कि काला धन वापस आ गया, तो आना ही चाहिए। काला धन कहाँ वापस आया? अभी जो है 0.7% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि 99.3% पैसा सर्कुलेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि काला धन आया नहीं वापस। मुझे एक बात बताइए, ये बाटला हाउस एनकाउंटर पर अगर डिबेट करेंगे तो इसमें बैकफुट पर चले जाएंगे तौसीफ साहब आप। आज का मेरा डिबेट का टॉपिक है बाटला हाउस एनकाउंटर। उस पर अलग अलग नेताओं के बयान, जिन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के वोट बैंक का बयान बताइए अभय जी, जिसमें उन्होंने कहा था। कौन सा बयान? अब मैं बहुत, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं कराएंगे, हमारे पास पुख्ता प्रमाण है ये आतंकवादी थे। मनमोहन सिंह जी का बयान बताइए जिसमें उन्होंने उपायुक्त दिल्ली पुलिस की तारीफ की 22 फरवरी 2009। एक बात इनसे पूछिए, वो मुकुल राय के चेहरे में बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, वो शुभेंदु अधिकारी, अब शारदा का नाम भी नहीं लेते प्रधानमंत्री, बंगाल जाते तो शुभेंदु अधिकारी, सोरेन चटर्जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, तो इससे संतुष्ट नहीं हुए प्रधानमंत्री जी के। तो उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को भी लाओ। कहते थे भाग मुकुल सीबीआई आ रही है, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हो, पार्टियों को शामिल करते हो और पुण्य आत्मा हो जाते। अभय जी मुझे ये जवाब नहीं देते कि रूबिका जी, प्रेम शुक्ला जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। अभय जी मुझसे बात कीजिए, मैं एक सेकंड आप मुझे समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब ये कह चुके थे कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है, इन सबको सलाखों के पीछे जाना होगा, राइट? गए भी है ना, गए भी ना, 2013 में ही फैसला आ गया। ये पहला फैसला नहीं है। सलमान खुर्शीद आपकी पार्टी में अब तक क्या कर रहे हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को रुला दिया तस्वीरें दिखाकर? क्या कर रहे हैं? आपके शो में नहीं बोला? सवाल पूछना चाह रहा था रोमाना जी से 2019 में सलमान खुर्शीद ने उन्होंने कहा पूरा कि विस्तार से मेरी बात सुनिए। सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप सरकार और पुलिस से बात कीजिए, ये मुझे मत दिखाइए। आपके रोमाना जी के शो का ही मैं देख रहा था आज। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपराध क्या है गंभीर, बताऊं? देखिए ये तो मैं देखिए सुनिए, सैफुल्लाह जो है ना, उन्होंने कहा मैं तो कायल हूं। ये दोनों आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? ये पार्टी को ले डूब रहे हैं आपकी, ये पार्टी में क्या कर रहे हैं मुझे बस ये बता दीजिए। मैं आपकी हर बात पर यकीन करूंगी, मैं सोनिया गांधी पर यकीन करने को तैयार हूं, मैं मनमोहन सिंह पर यकीन करने को तैयार हूं। ये दो लोग जो छाती पीट कर ये बात, ताल ठोक कर ये बात कह रहे थे कि ये फर्जी एनकाउंटर है, सोनिया गांधी खून के आंसू रोई थी, ये दोनों आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं?
आप यकीन कीजिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहती, कोई एजेंडा ही नहीं है। तेल के दामों में आग लगा दी सलमान खुर्शीद हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। तेल तक 70 रुपए। मुझे ये बताइए, दिग्विजय सिंह हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं। मैं इन दोनों नेताओं की बात कर रही हूँ, इस पर जवाब दीजिए ना मुझे। इनके ध्रुव सकते, मैं कह रही हूँ, मैं मनमोहन सिंह को दिल से सलाम करती हूँ। मैं कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर नहीं है, मैं सलाम करती हूँ। मैं कह रही हूँ, इन दोनों नेताओं को आप लोगों ने पलके बिछाकर क्यों इनवाइट किया? संगीत रागी साहब आप और असीम वकार साहब आप। असीम वकार साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो इस देश में वारदात या घटना हुई है और उसमें मुसलमान विक्टिम हैं, उस पर चर्चा करने से आप लोग कतराते हैं। संगीत रागी साहब। नहीं, मैं एक सवाल रुबिका और पूछना चाह रहा था, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा 30 सेकंड और सर, जेन्युइन सवाल साहब 30 सेकंड आपके। हाँ सर, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं जी। मैं अभय दुबे जी से इनके जरिए से कांग्रेस के उन आला कमान के सभी लीडरों से बात करना चाहता हूं। कांग्रेस, मैं जाति दुश्मन नहीं हूं। आज आप यहां बहुत चिल्ला रहे हैं, जब एनकाउंटर हुआ था बटला हाउस वाला, सरकार किसकी थी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अहमदाबाद का जो नरसंहार हुआ है, मैं तो मैसेक्योर मानता हूं, उसको नरसंहार मानता हूं। उस नरसंहार में पूरी दुनिया जानती है कौन लोग मुलव्विस है, कौन कौन लोग मुलव्विस हैं, किन किन लोगों का हाथ था। आप 2002 से 2014 तक सरकार में रहे, कितने लोगों को सजा दी आपने? कितने लोगों को सजा दी आपने? मुसलमानों का खून क्या पानी है? नाली में बहता हुआ। पहला जो निर्णय है ना असीम वकार साहब, 2013 को आ गया। असीम वकार जो हैं वो 2002 दंगों पर पहुंच गए। नहीं, वो दंगों पर पहुंच जाए, दंगों में जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, और गुजरात के दंगे जो हैं उसमें कार्रवाइयां पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी में करने के बाद कहा कि कार्रवाइयां जो है वहां योग्य हुई है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। तो उस पर आप यहाँ पर कोर्ट का विश्वास नहीं करेंगे असीम वकार साहब। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन बात तो सच है, अगर आपका नैरेटिव झूठा था, फेक था, एनकाउंटर सच्चा था, तो आपके उस फेकिज्म के लिए आपको माफी तो मांगनी होगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।